नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आरक्षण क्या है, क्यों दिया जाता है, आरक्षण के क्या आधार हैं, ठीक है, आरक्षण पे क्या सीमाएं हैं, इन चीज़ों को देखा। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना कि क्रीमी लेयर जो पिछड़े वर्गों में एक क्लासिफिकेशन का प्रश्न उठता है कि जो SC ST OBC, हमने बैकवर्ड क्लासेस देखे थे, SC ST OBC जो मोटे तौर पे विभाजन किया गया है, इसमें कहा गया कि देखिए OBC में कई वर्ग ऐसे हैं जो कि बहुत उठे हुए हैं, आरक्षण का लाभ कुछ निश्चित वर्ग ले लिए हैं और बहुत ही सक्षम है अपने आप में, और जिन्होंने जो बोलते हैं कि पिछड़ेपन की बंदिशों को पार कर लिया, जो बेड़ियाँ थी उनको पार कर लिया है और वो काफ़ी सक्षम हो गए हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो इन वर्गों को आरक्षण देना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आरक्षण लेते हैं 50 सीटों में, तो आप किसी, अगर सक्षम लोग लेते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का हक खा रहे हैं, ठीक है, जो गरीब है, पिछड़ा है, जिसे कायदे से वो हक मिलना चाहिए था, लेकिन उसका हिस्सा आप खा ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ग को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा इसे क्रीमी लेयर कहा गया। ठीक, तो चूँकि फ़िलहाल हमारे पास क्या थे, उन्होंने कहा कि देखिए अब हमारे पास 4 वर्ग हैं टोटल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं 4 वर्ग का विभाजन करता हूँ। SC ST OBC क्रीमी लेयर है, इसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और OBC है पिछड़े वर्गों में। ये 4 वर्ग उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई। फ़िलहाल आपको बता दूँ कि 8 लाख पारिवारिक आय है। ठीक है, 8 लाख अगर आपके परिवार की आय है तो उस पर आधारित है। अगर उससे ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में है, नहीं तो आप OBC आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। कई लोग बात करते हैं कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, जो कि कुछ हद तक तार्किक है। AV चेन्नैया केस आया 2005 में, वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो है अभी चल रहा है। 2007 में बिहार राज्य द्वारा एक महादलित आयोग बनाया गया। ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने कहा कि 19 जातियों को, 10 जातियों को महादलित कहा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि लेकिन केंद्रीय SC आयोग जो बनता है 2010 में, वो कहता है कि ये आयोग असंवैधानिक है, महादलित आयोग। और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोलता है कि शेड्यूल कास्ट में की कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। 2010 में सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। तो समझ रहे हैं ना, ये सब क्वालिफिकेशन यानी कि ये क्रीमी लेयर वाला जो है केवल OBC कास्ट में ही है। हाँ, हम 4 ही हमने बनाए हैं जो वहीं रहेंगे। अब समस्या क्या आती है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन यानी कि या उपवर्गीकरण की बात होती है। देखिए मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, MP में 15 जातियाँ हैं। समस्या ये आ रही है कि 3 जातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया कि वो 90 सीटें खा ले रही हैं SC की सारी। अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 90 सीटें उन्हीं के जाति के लोग पा जा रहे हैं आरक्षण का लाभ लेके, और 2 जातियां ऐसी हैं कि जो 10 सीटें पा रही हैं, और बची 10 जातियां उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। ठीक है, तो एक तरीके से ये तो SC में भी और पिछड़े जा रहे हैं ना। समस्या यही आ रहा है कि अभी इन 10 जातियों को कोई सीट मिल ही नहीं रही है। अब जैसे कि वर्तमान में क्या होता है, जो मीणा ST की जो सीटें होती है, राजस्थान की एक मीणा जाति होती है, वो काफ़ी हद तक SC की सीटें उनके द्वारा भर दी जाती हैं। तो अन्य ST जातियों को काफ़ी सीटें नहीं मिल पाती, काफ़ी सक्षम हो गई है। IAS IPS UPSC में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व है। बहरहाल तो ये समस्या रही। तो एक ये बात चलती है उपवर्गीकरण की कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इन 3 सीटों को, ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 जातियाँ हैं टोटल, तो इन 3 सीटों को इन 3 जातियों को आप 30% रिजर्वेशन दे दो, इन 2 जातियों को 20% रिजर्वेशन दे दो, बटी 10 जातियों को कुछ नहीं तो 50% ही दे दो, कि कुल मिला के इन 100 सीटें जो SC जाति के लिए हैं, उसमें 80 जातियों के लिए हैं, उनमें से इन 3 जातियों से 30% सीटें ही भरी जाएंगी, 30 सीट ही पाएंगी। इन 2 जातियों को 20% ही सीट मिलेंगी, बाकी इन 10 जातियों को, समझ रहे हैं आप, 50% सीट पे तो कम से कम 50 सीट तो पाएंगे।
अपने जनसंख्या के हिसाब से या जातियाँ जितनी हैं। बहरहाल सजेशन दिया गया हाँ कि ये दिया जाए। फिर कहा गया कि ऐसा है कि ओबीसी में 70% रिजर्वेशन है, हम ओबीसी का सब क्वालिफिकेशन करते हैं, ओबीसी 1 ओबीसी 2 हाँ 9% दे दिया जाए। ऐसे जो शुरुआती कुछ जातियाँ हैं उनको 9% में ये आएंगी हाँ, और 9% में ये आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जैसे यादव जाति है हाँ, ओबीसी में इनको काफ़ी अब सक्षम जातियाँ हो गई हैं। कुछ जातियाँ हैं जो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको रिजर्वेशन को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इनका भी हम उपवर्गीकरण करेंगे तो जो है कुल मिला के इन जातियों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिल जाएगा। अभी देखिए ताज़ा खबर जो कल जी अभी लेकिन ईवी चिन्ह केस में उन्होंने कहा कि हम 3 ज़्यादा वर्गीकरण नहीं करेंगे। बट देखिए दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है उपवर्गीकरण किया जा सकता है, और विभिन्न स्टेट्स में जो है उपवर्गीकरण की बात की जा रही है। और ये उपवर्गीकरण उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण पर क्रीमी लेयर एससी जाति में भी किया जा सकता है हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। और विभिन्न राज्यों द्वारा संभवतः तेलंगाना द्वारा ये उपवर्गीकरण का प्रयास चल रहा है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं हम कि प्रमोशन में आरक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए प्रमोशन में आरक्षण क्यों चाहिए। पहली बात तो दरअसल क्या होता है ना कि आप कहीं सेलेक्ट हो गए, पहुंच गए, लेकिन जो आप इस नीचे के पदों पे आ गए, पर जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है, ताकत निर्णय लेने की, वो उन्हीं वर्गों के पास जिनके पास हमेशा से रही है। क्योंकि रिजर्वेशन से आपने प्रवेश तो पा लिया, पर यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रवेश नहीं पा रहे, आप प्रमोशन से पाओगे, और वहाँ पे निर्णय इन्हीं को लेना है, तो आप निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी भी नहीं बन पा रहे हो। तो अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे जेएनयू में ठीक है लगभग सवर्ण जातियों से 90% के ऊपर प्रोफेसर्स हैं। सेम गोज विथ भारत सरकार के सेक्रेटरीज़ में 120 में से लगभग 100 के ऊपर लगभग जनरल या सामान्य वर्गों के हैं, ओबीसी वर्गों के हैं। SC ST सेक्रेटरीज बहुत कम रहे हैं, ऐसे जजेस के साथ भी है। तो कुल मिला के इनका प्रतिनिधित्व जो है इस स्तर पे जाके टॉप के स्तर पे नहीं रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं एक आप जनरल बता देता हूँ क्या होता है ना कि टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। जैसे आप अगर IAS बनते हो, ठीक है, 4 साल में आप DM बन जाओगे, हाँ 9 साल में आप डिप्टी सेक्रेटरी, 14 साल में डायरेक्टर, 18 साल में जॉइंट सेक्रेटरी आप बन गए। फिर यहाँ तक सभी पहुँच रहे हैं। इसके बाद की पोस्ट के जो प्रमोशन होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू बनते हैं। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का बनने के लिए एक पैनल बनता है एक्चुअली, और वो पैनल जो है आगे जो है 22वें साल में आपको एडिशनल सेक्रेटरी और 25वें साल में सेक्रेटरी बनाता है। बट इनमें सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन करने वाले ऑलरेडी जो सेक्रेटरी रहते हैं, ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट का को फेवर करें और ऑलरेडी जो सशक्त कास्ट है वहीं जो है बन पाती है, इस पोस्ट पे आ पाती है। ठीक है, तो नेटवर्क यहाँ पे बहुत मैटर कर जाता है। फैक्ट देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या है। वर्तमान में SC को मिलता है, ST को मिलता है, OBC में नहीं मिलता है। ठीक है, क्लास 2, 3, 4 तक मिलता है, या आप क्लास 1 तक पहुँचोगे। अगर आप क्लास 1 यानी IAS तक पहुँच गए, ठीक है, तब तक आपको मिलेगा। जब आप IAS बन गए, क्लास 1 में आ गए, उसके बाद प्रमोशन में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 335 कहता है कि अगर आप SC ST को सुविधाएं देते हुए, आप ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप अगर SC ST को कोई सुविधा दे रहे हो, इसका मतलब आरक्षण दे रहे हो, तो प्रशासनिक कार्यकुशलता का ध्यान रखा जाएगा। मतलब किसी भी तौर पे प्रशासनिक दक्षता के साथ समझौता नहीं कर सकते कि एफिशिएंसी के साथ समझौता करते हो किसी को आरक्षण दे रहे हैं। तो ये एक की पॉइंट है कि किसी भी अरे गहरे को आप ऊपर नहीं लाते, योग्य व्यक्ति ही लाया जाता है, बस थोड़ा सा उसको रियायत दे दी जाती है। ठीक है, तो बहरहाल कुछ केसेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट शुरू में क्या कहता है कि देखिए प्रमोशन भी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो जैसे अपॉइंटमेंट दिया जाता है इसलिए आरक्षण वहाँ भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि OBC को प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। ठीक है, और कोई बात नहीं। 77वां संविधान संशोधन आता है, अभी मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 77वां संविधान 1995 आता है, 16(4)A जोड़ा जाता है। इसमें कहा कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देने से नहीं रोकेगी। उन्होंने लिख दिया संविधान में कि भाई इंदिरा साहनी के बातों से वो केस
बातों से कोई कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, तो उन्होंने लिख दिया सीधी बात कि ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, 16(4) में लिख दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि परिणामिक वरिष्ठता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं, एक का नाम G है, एक का नाम R है। G फॉर जनरल, R फॉर रिजल्ट आप मान लीजिए। अब ग्रेड C की पोस्ट पे सन 2000 में G का सिलेक्शन होता है, 2003 में R का सिलेक्शन होता है कि 2008 में 8 साल के बाद इसका प्रमोशन हो रहा है किस पे, ग्रेड B की पोस्ट पे, G वाले का। और R वाले का जो है 3 साल में ही प्रमोशन हो रहा है, 2006 में ही ये जो है उस ग्रेड B पे प्रमोशन पा जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। अब इसमें सीनियर कौन है, तो इसका निष्कर्ष क्या होता है। देखिए 2005 की हाल क्या है, 2005 में अभी दोनों जो है ग्रेड C पे हैं, और ये जो है इस पर्टिकुलर ग्रेड C की पोस्ट पे 5 साल का अनुभव है, इसे ग्रेड C की पोस्ट पे 2 साल का अनुभव है। तो सीनियर कौन हुआ, मिस्टर G हुए। ठीक, ये आपको 2005 तक G सीनियर है। 2006 में क्या हो रहा है, R जो है प्रमोट हो गया, वो ग्रेड B पे चला गया, तो 2006 से 8 तक R सीनियर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेड B का है और ये जो है G जो है ग्रेड C के ही हैं। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2008 में G प्रमोशन पा गया। ठीक है, 2008 में क्या हो गया, G प्रमोशन पा गया है, आके ग्रेड B पे आ गया, R भी प्रमोशन पा गया है, ग्रेड B पे आ गया। अब दोनों B पे हैं। अब अगर आप यहाँ क्या, अब यहाँ सीनियर कौन है, यहाँ पे अगर आपको गणना करना है कि सीनियरिटी किसकी होती है, तो G कह रहा है कि मैं तो 2000 में ज्वाइन किया था, मेरी 8 साल का अनुभव है, आपने 2003 में ज्वाइन किया था, आपका अनुभव 5 साल का है, तो मैं सीनियर होऊंगा। लेकिन नहीं, परिणामिक वरिष्ठता कहती है कि देखिए क्या है कि ग्रेड B की पोस्ट पे कौन कितने साल रहा है। G जो है, आप जो है ग्रेड B की पोस्ट अभी ज्वाइन किए हो G, तो आप ग्रेड B की पोस्ट पे 0 हो। ठीक है, और ग्रेड B की पोस्ट पे R जो है वो 2 साल से रहा है। ठीक है, इसको भाव देना चाहिए। तो प्रश्न यही है कि ग्रेड B के पे आने के बाद से काउंट होगा या नौकरी ज्वाइन करने से जो काउंट होना चाहिए। तो जो परिणामिक वरिष्ठता का समर्थन कहते हैं कि वो ग्रेड B पे आने के बाद से काउंट होना चाहिए, यानी अभी और 2 साल ये मैटर करता है। ये परिणामिक वरिष्ठता की बात करते हैं। और जो इसके विरोध में वो कहते हैं नहीं, हमारी नौकरी ज्वाइनिंग 8 साल पहले की है, तो मैं आपसे सीनियर हूँ, आपके 5 साल पहले ही है। ठीक, तो सारा मुद्दा यही है कि काउंटिंग ज्वाइनिंग डेट से करें या उस पद पे ज्वाइनिंग से करें। ठीक, अगर R सीनियर है तो रिजल्ट कर दो, उसका मतलब परिणामिक वरिष्ठता है। अगर G को आप सीनियर मान रहे हैं तो परिणामिक वरिष्ठता नहीं है। बहरहाल अभी क्या है, देखिए वीरपाल सिंह चौहान का मामला आता है, उसमें कहते हैं कि कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी सिद्धांत गलत होगा। इनका कहना है G ही सीनियर है, क्योंकि उसके पास 8 साल का अनुभव है, तो G सीनियर है। वीरपाल सिंह चौहान मामले में उन्होंने कहा कि परिणामिक वरिष्ठता नहीं है, प्रमोशन में आरक्षण ठीक है, पर परिणामिक वरिष्ठता नहीं मिलेगी। 2001 में सरकार द्वारा 82वां संविधान संशोधन लाया जाता है, 335 में चेंज किया जाता है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यकुशलता बात ठीक है, लेकिन इस आधार पे आप SC/ST को आरक्षण देने से नहीं रुक सकते। ये नहीं कह सकते कि यार प्रशासनिक कार्यकुशलता से चोट हो रही है, आप SC/ST को आरक्षण मत दो। ठीक है, तो बहरहाल विवादित है। 85वां संविधान संशोधन आता है, वो कहते हैं 16(4)A की भाषा को चेंज कहते हैं। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियरिटी। इसका मतलब ये है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा और साथ ही साथ परिणामिक वरिष्ठता भी लागू होगी। मतलब कि मिस्टर R सीनियर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2006 से वो पद धारित किया है, आप 2008 से वो पद धारित कर रहे हो ग्रेड B का, तो इनको 2 साल की सीनियरिटी है आप पे, इसीलिए R में सीनियर है। और उन्होंने 1995 से ये चीज़ को मिला के लागू कर दी थी, जब जोड़ा गया था हमारे पास कौन सी चीज़, प्रमोशन में आरक्षण की चीज़, 77वें संविधान संशोधन वाली बात। ठीक है, तो ये M नागराज केस आता है। वो कहते हैं प्रमोशन में आरक्षण दीजिए, लेकिन एक पहले आप M नागराज के सुप्रीम कहते हैं कि एक निश्चित डाटा तैयार करो और बताओ कि प्रमोशन में आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। ठीक है, फिर तथ्यों के आधार पर साबित करो कि जिनको दे रहे हो उनकी कंडीशन सच में ख़राब है। ठीक, तो कुल मिला के कहते हैं कि प्रमोशन में भी क्रीमी लेयर की बात वो करते हैं। बहरहाल
उन्होंने कहा कि देखिए आरक्षण केवल क्वांटिटेटिव मामला नहीं है, ये क्वालिटेटिव मामला है, ठीक है। अगर टॉप के पद पर डाइवर्सिटी होना जरूरी है। अमेरिका में निजी क्षेत्र में भी जो है डाइवर्सिटी का सिद्धांत है, ठीक है। प्रमोशन का आरक्षण अस्थायी नहीं है, ठीक। ये तब तक है जब तक कि ऊपर के स्तर पर रिजर्व कैटेगरी को समुचित प्रतिनिधित्व ना हो जाए। 2007 बीएसपी सरकार कहती है कि SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, और वहाँ हमने देख लिया कि हर जगह पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC/ST का, ठीक है। 2011 राजेश कुमार वर्सेस यूपी पावर कॉर्पोरेशन केस आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती 2 जज बेंच की कि यूपी गवर्नमेंट के आदेश खारिज कर देती कि वो एम नागराज के हिसाब से नहीं है, फिर उसको हटाने की, ठीक है। और तब 117वां संविधान संशोधन आता है। बहरहाल नागराज की केसेस की बातों को पलटा जाता है आगे, ठीक है। अन्य केसों में आप भी जानते हैं कैरी फॉरवर्ड के बारे में। कैरी फॉरवर्ड में क्या है कि माना कि कहीं 1000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जनरल के लिए 500 रिजर्व हैं, SC के लिए मतलब सामान्य तौर पे अन्य वर्ग के लिए एक्चुअली मानिए SC के लिए 150, ST के लिए 75 और OBC के लिए 275, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या आ रहा है कि मान लीजिए कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और B.Ed कह दिया गया कि आपको कोई बनना है तो आपके पास B.Ed होना चाहिए। मान लीजिए 25 लोग ऐसे लोगों ने फॉर्म डाला है जिन B.Ed है इनके पास, और SC के भी 100 लोग ही ऐसा डाले हैं जिनके पास B.Ed है, ठीक। तो 50-50 सीट इनकी खाली हो गई। सरकार ने कहा कि ऐसा है कि अगले साल जब मान लीजिए सेम आता है तो हम 50% की उसमें जोड़ देंगे। तो अगली बार क्या हुआ, ये फिर 1000 सीटें आई, ठीक। और ये बाकी 1100 ही हैं, ठीक है। 500 इनकी जनरल की, इसमें 150 में 50 जोड़े 200 हो गए, ये 75-50 जोड़े 125 हो गए। OBC के 73 अपने हैं। लेकिन समस्या क्या है, अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो दिक्कत क्या आ रही है कि अभी 1100 में ना जो रिजर्वेशन है ये 600 हो गया। तो 11 रिजर्वेशन विच इज़ मोर देन 50%। तो 1965 में ऐसा देवदासन मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऐसा है 50% कंडीशन आपको माननी पड़ेगी। तो 1100 में 50% जनरल, बाकी पिछड़े को दो। कुछ साल बातें हुई, इंदिरा सानी केस आता है, कहता है ऐसा है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। मामला क्लियर नहीं होता थोड़ा, ठीक है। 2000 में 81वां संविधान संशोधन आता है। 16/4 हो जाता है। तो उसमें कहा गया है कि कैरी फॉरवर्ड किया जा सके और इसकी तरह बैकलॉग की व्यवस्था की गई कि मतलब ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जिनमें केवल OBC की ही वैकेंसी आती हैं, ठीक। नागराज केस में कहा गया 70, 81, 85, 87 सारे संविधान संशोधन वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अभी WSP आरक्षण चल रहा है 103 संविधान संशोधन से, ये भी है, ठीक है। अभी हम लोग कल जो है आर्टिकल 16, 17 और बाकी समता का अधिकार ख़त्म करेंगे अगली क्लासेस में।